नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत करते हैं इसी शहर यानी कि मुंबई की खबर से, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मलाड इलाके से एक हैरान करने वाली खबर आई है। जिस वार्ड में इलाका पड़ता है उस वार्ड से 70 कोरोना मरीज गायब हैं। मालाड से कोरोना के करीब 70 मरीज गायब। शहर के पालक मंत्री का कहना है कि वो गायब नहीं हुए हैं, कुछ गांव चले गए हो सकते हैं और कुछ का फोन नंबर बंद हुआ हो सकता है, उसे वेरीफाई किया जा रहा है। ये कोई क्रिमिनल करके भागे हुए नहीं है, इसको लापरवाही नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में एडमिट हो चला गया हो, ट्रीटमेंट चालू हो नहीं मिल रही हो तो चला गया। ये वो लोग होंगे जो 99% एसिम्प्टोमेटिक होंगे। मुंबई पुलिस का कहना है कि बीएमसी के साथ मिलकर वो लिस्ट की पड़ताल में जुटी है। लिस्ट के अंतर्गत जो भी लोग हैं उन्हें ट्रेस करके उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बारे में बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पी उत्तर वार्ड के प्रभाग समिति अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने ट्वीट कर जो दावा किया है वो और भी हैरान करने वाला है। विनोद मिश्रा के मुताबिक अनट्रेसेबल मरीजों की सूची में पी उत्तर वार्ड ने खुद अपने ही एमओएच का नंबर एक मरीज के सामने लिख दिया है। जब मैंने एमओएच से कॉल किया कि मैडम ये क्या, बोले मुझे भी पुलिस के फ़ोन आ रहे सवेरे से कि मैडम आपने कब टेस्ट कराया और आप पॉजिटिव है तो कहाँ पे हैं, आप अनट्रेसेबल है। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसा हूँ। बोले साहब मैं भी परेशान हूँ। बीएमसी की यह लापरवाही उजागर होने के बाद कुछ नंबरों पर जब हमने फ़ोन किया तो कुछ बंद मिले, तो कुछ अस्पताल में हैं और कुछ ठीक होकर घर आ चुके हैं। एक की मौत हो चुकी है जिसके नाम के आगे अपने एमओएच का नंबर लिख दिया गया है। तो अभी आप तो पेशेंट हैं, आप घर पे हैं? कहाँ हैं आप? मैं घर पे है। आप घर पे हैं और बीएमसी वाले आपसे मिल के गए? नहीं है। बीएमसी से कोई नहीं आया। कोरोना पॉजिटिव होने पर उस मरीज को तुरंत सबसे अलग कर आइसोलेशन में डाल दिया जाता है ताकि उससे दूसरे किसी को संक्रमण ना हो पाए। लेकिन यहाँ तो बीएमसी का अजब कारभार है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना वायरस की वजह से जो चुनौतीपूर्ण हालात बन रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरत आईसीयू बेड की नजर आ रही है और मुंबई शहर में अब कहीं ना कहीं मिशन आईसीयू जैसी मुहिम चल पड़ी है। प्राइवेट अस्पतालों ने बीते एक हफ्ते में जहां 50 आईसीयू बेड जोड़े हैं, वहीं आने वाले हफ्ते में और 50 जुड़ने वाले हैं। इसी बीच मुंबई के एनएससीआई कोविड केयर सेंटर में पोर्टेबल हाईटेक आईसीयू वार्ड तैयार किया गया है। मुंबई के एनएससीआई स्टेडियम में बना है 10 बेड वाला स्पेशल आईसीयू वार्ड। ये अस्थायी आईसीयू वार्ड है जिन्हें इस तरह के कंटेनर में तैयार किया गया है। कंटेनर के भीतर आईसीयू बेड के आसपास आधुनिक तकनीक की मशीनें लगी हैं जो मरीज की रीडिंग अंदर कंट्रोल रूम तक पहुंचाती हैं। अंदर कैमरा है जो मरीज की गतिविधियों पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर मेडिकल स्टाफ कैबिन में आते हैं। 518 की क्षमता वाले इस कोविड केयर सेंटर में फिलहाल 209 पॉजिटिव मरीज हैं और इनकी निगरानी करीब 60 डॉक्टरों के जिम्मे है। इस आधुनिक आईसीयू वार्ड में डॉक्टर और मरीज के बीच संपर्क कम से कम होगा। It's got all the facilities that you'd find in a normal ICU. Plus, it's got one more thing. It can be remotely monitored. As you can see around over here, this is 10 beds that we are monitoring at different levels. We've got our staff completely sitting away from the patient, and this is where one patient can be monitored. Right now, the patient is being monitored. He's on a high flow nasal oxygen. His saturation levels were very, very low when he came to us, and now, if you can see out over here, his saturation levels are much better. And he's doing much better. So the idea is from this place, the patient sitting far away, I can monitor him, I can tell my staff what needs to be done, what doesn't need to be done, what medications have to be taken. फिलहाल हमने 10 बेड की चालू की है because ये नया कॉन्सेप्ट है। तो 10 बेड अगर सक्सेसफुल हो गया तो 4 दिन में हम और 25 बेड लगा देंगे यहाँ पर। मुंबई शहर में आईसीयू बेड की कमी के कारण कई मौतें हुई हैं। अब प्रशासन का दावा है कि आईसीयू बेड की वेटिंग 0 है। निजी अस्पतालों में एक हफ्ते में 50 आईसीयू बेड तैयार हुए हैं और 50 अगले हफ्ते तक जुड़ जाएंगे। सवाल है कि क्या इस तैयारी में देरी हुई? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आज की तारीख में 800 आईसीयू बेड है, प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी लगभग इतनी ही मात्रा में 800 के आसपास में आईसीयू बेड अवेलेबल है। तो आप कह सकते हैं कि मुंबई के अंदर आज की तारीख में 1200 से लेकर के 1600 के बीच में आईसीयू बेड अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि लेट ऐड हो रहे हैं, बट जैसे बीच में थोड़ा ट्रांसपोर्ट की तकलीफ थी, स्टाफ की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसी लोकल ट्रेन चालू हुई तो तुरंत सारे हॉस्पिटल ने गियर अप होकर के 100 बेड और बढ़ाए हैं आईसीयू के बेड। बीएमसी की ये रिपोर्ट बताती है कि शहर में 24,736 बेड की क्षमता वाले बने कोविड केयर सेंटर 2 फैसिलिटी में 2,999 मरीज भर्ती हैं, यानी 12% के करीब
साधारण बेड से ज्यादा शहर में आईसीयू बेड की मांग रही है। बताया जाता है कि करीब 5% मरीजों को आईसीयू जैसी सुविधा की दरकार पड़ती है। ऐसे में मिशन आईसीयू मौजूदा वक्त में बेहद अहम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और ट्रेन में बना यूपी का पहला कोविड अस्पताल अब पूर्वी यूपी के मऊ जिले में पहुंच गया है। आपको बता दें कि रेलवे ने 5,500 नॉन एसी कोच इसलिए तैयार किए हैं ताकि अस्पताल में बेड की कमी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके। मऊ स्टेशन पे रेल की पटरियों पे अभी तक सिर्फ ट्रेनें आती थीं, अब उन्हीं पटरियों पे चल के कोविड हॉस्पिटल आया है। जिले के अफसरों ने उसका मुआयना किया। इसमें 10 कोचेज हैं और एक एसी कोच है जिसमें स्टाफ रहेगा। कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में इसको हम लोग उपयोग करना है। इसमें जो व्यवस्थाएं होगी हम अपने स्तर पर करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इन विशेष ट्रेनों के बारे में लिखा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी ना हो, इसलिए भारतीय रेल द्वारा 5,231 नॉन एसी कोचेस को आइसोलेशन कोच में बदला गया है। प्राकृतिक हवा और रोशनी की व्यवस्था वाले इन कोचेज में तापमान कम रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। रेल मंत्री ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें इन कोचेस को अस्पताल के तौर पे तैयार करने की तस्वीरें हैं। मऊ में रेलवे स्टेशन के पास के मोहल्ले में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, तो वहां सीधे संपर्क में आए लोगों को यहां रखा जा रहा है। यहाँ पे जो सस्पेक्टेड हैं जी, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं जी जी, उनका ये फैसिलिटी बेस्ड क्वारंटाइन किया गया है जी जी। तो जैसे किसी परिवार में कोई पॉजिटिव निकल गया जी, तो जो पॉजिटिव निकल जाएगा उसको L1 में परदहा शिफ्ट किया जा रहा है जी, और बाकी परिवार के सदस्यों को यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। मऊ में कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं, जबकि कोविड अस्पताल में 50 बेड का इंतजाम है। फिलहाल इस ट्रेन में उन 27 मरीजों के घर के उन 46 लोगों को रखा गया है जो उनके सीधे संपर्क में रहे हैं। उनके लिए ट्रेन में रहना एक नया अनुभव है। सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना सब टाइम से मिल रहा है, दवाई की जरूरत हो तो भी मिल जा रहा है सर। हाँ, कोई चीज़ की कमी नहीं है। खाने में क्या क्या मिल रहा है? खाने में सर सब्जी रोज बदल के मिल रही है। हाँ, दाल फ्राई मिल रहा है सर। ट्रेनों में क्वारंटीन सेंटर या कोविड हॉस्पिटल बनाने का अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे मुसीबत में ये बड़े काम आ सकता है। मऊ में राजीव सिंह और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इधर दिल्ली दंगों के मामले में लगभग 73 दिनों से जेल में बंद 23 हफ्तों की गर्भवती सफूरा जरगर को आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मानवीय आधार पर जमानत का विरोध नहीं किया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठाने वाली जामिया मिलिया की सफूरा जरगर को आखिर 2.5 महीने बाद जमानत मिल गई। दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली में हुए दंगों की साजिश का आरोपी बनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि जरगर ऐसे ही अपराध में शामिल नहीं होंगी, जांच को प्रभावित नहीं करेंगी, वो कोर्ट की इजाजत के बिना दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगी। हर 15 दिनों में फोन के जरिए जांच अधिकारी के संपर्क में रहेंगी। केंद्र के वकील तुषार मेहता ने कहा कि वो मानवीय आधार पर बेल का विरोध नहीं करेंगे। इस मामले को अपवाद माना जाए। पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में ही एक हलफनामा दाखिल करके सफूरा की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि उसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए, गर्भवती होना जमानत का आधार नहीं बन सकता। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 10 साल में 39 बच्चे पैदा भी हुए हैं। सफूरा के पति सबूर ने एनडीटीवी से कहा कि हम कोर्ट का शुक्रिया करते हैं, हम अपने वकीलों के प्रयास के लिए शुक्रगुजार हैं। परिवार सफूरा से जल्द मिलने के लिए उत्सुक है। जरा एक नजर सफूरा जरगर के पूरे केस पर डालते हैं। 27 साल की सफूरा जामिया विश्वविद्यालय से एमफिल कर रही हैं। दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए आंदोलन में काफी सक्रिय रहीं। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य भी रहीं। दिल्ली पुलिस ने 10 अप्रैल को दिल्ली में दंगों की साजिश में उन्हें गिरफ्तार किया। 13 दिसंबर को सफूरा को बेल मिली, लेकिन पुलिस ने दूसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर लोगों को भड़काकर सुनियोजित ढंग से दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। 21 अप्रैल को सफूरा पर यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज हुआ। निचली अदालत ने सफूरा को बेल देने से मना कर दिया था। जिस एफआईआर में सफूरा पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है, जो कि एक आतंकवादियों पर लगाया जाने वाला कानून है,
वो पूरी एफआईआर दिल्ली पुलिस ने एक मुखबिर यानी कि इन्फॉर्मर की जानकारी के आधार पर दर्ज की है। निचली अदालत ने पहले सफूरा की बेल पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की दलीलों को अस्पष्ट और सतही कहा था। दिल्ली से सहयोगी सुशील राठी और सुकीर्ति के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना संकट के बीच पतंजलि ने आज कोरोना आयुर्वेदिक किट लॉन्च की है। पतंजलि का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान दवा के 100% नतीजे दिखाई पड़े हैं। पतंजलि का दावा है कि इससे 7 दिन में 100% कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दवा का नाम कोरोनिल और श्वासरी है। कंपनी की ओर से यह दावा ऐसे समय में किया जा रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है और कई देश वायरस की दवा विकसित करने में जुटे हुए हैं। इस दावे के बाद आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस दवा के बारे में साइंटिफिक स्टडी वगैरह की सूचना नहीं है। मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की कोविड की दवा की कॉम्पोजिशन, रिसर्च, सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने पतंजलि से कहा है कि जब तक इस दावे का परीक्षण नहीं हो जाता तब तक इस दवा का प्रचार प्रसार न करें। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद चीनी सामान के बहिष्कार के बीच दुकानदारों को है बेरोजगार होने का डर। पूरी खबर ब्रेक के बाद। पहले लॉकडाउन और अब चीनी सामान पर चल रहे विवाद की वजह से नेहरू प्लेस के कंप्यूटर मार्केट के दुकानदार घबराए हुए हैं। यहाँ 90% सामान चीन का बिकता है और 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन अब चीनी सामान का जिस तरह से बहिष्कार हो रहा है, इस पर राजनीति हो रही है। यहाँ के दुकानदार पसोपेश में हैं। रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। नेहरू प्लेस की छोटी सी दुकान में कंप्यूटर का SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई बेच रहे कृपाशंकर कभी इसको अपनी फैक्ट्री में तैयार करते थे, लेकिन जिस SMPS को वो अपनी फैक्ट्री में 1500 से 1800 रुपए में बनाते थे, वही चीन से बना बनाया 700 से 800 रुपए में पड़ रहा है। इसके चलते अब ये फैक्ट्री मालिक से चीनी सामान के छोटे दुकानदार बन गए हैं। अब अगर चीन का ये सामान आना बंद हुआ तो इन्हें डर है कि कहीं ये सड़क पर ना आ जाएं। SMPS प्लस इसकी केसिंग जो उसमें कंप्यूटर फिट किया जाता है, दोनों की कॉस्ट आ रही है अराउंड 700 से 800 रुपया। और हम अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आज की लेबर इंक्लूडिंग लेबर और कंपोनेंट मिलाकर के इसकी कॉस्टिंग आएगी 1800 से 2000। हम मार्केट में कहाँ सर्वाइव करेंगे? या तो ड्यूटी डबल कर दी जाए, 4 गुना कर दी जाए बाहर के प्रोडक्ट में, इंक्लूडिंग चाइनीज, अमेरिकन जो भी प्रोडक्ट बाहर से आए उन पर 4 गुना ड्यूटी कर दी जाए। इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाली जाए, तभी हम लोग सर्वाइव करते हैं। बिना चाइना के माल के हम लोग नेहरू प्लेस में बेरोजगार हो जाएंगे। जो भी रोटी खा रहे हैं वो बंद हो जाएगा। हमने 15 साल तक मैन्युफैक्चरिंग करी है। 15 साल का एक समय था हमारे यहाँ 35 बंदे काम करते, आज मेरे पास 2 बंदों के लिए हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे। नेहरू प्लेस में करीब 20,000 छोटी बड़ी दुकानें हैं जिनसे 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। खुद दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहिंदर की दुकान छोटे से मेमोरी कार्ड से लेकर टीवी स्क्रीन जैसे चीनी सामान से भरी पड़ी है। वो कहते हैं कि हम चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज नेहरू प्लेस का पूरा बाजार 90% चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के सहारे ही चल रहा है। नए नए नेता लोग बन रहे हैं, अपने आप को चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। अरे भाई साहब, ये तो हमारे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो चाहे तो एक दिन में बंद कर सकते हैं। कैसे? हमारा 3 महीने पहले एडवांस पैसा जाता है, जो ट्रांसफर होता है, आप उस ट्रांसफर को ना जाने दें। इंडिया से जब बाहर पैसा जाता तो बैंक के द्वारा जाता है। अगर जो एक दिन में रूल पास कर दे, जैसे उन्होंने नोटबंदी किया था, ऐसे रूल पास कर दे एक बार में कि भाई आज के बाद जब कोई विदेश जो है चाइना का हम बहिष्कार करते हैं और चाइना के अंदर कोई व्यापार नहीं होगा, तो एक दिन ही बंद हो जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक चीन ने पिछले साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत को बेचा, जबकि भारतीय बाजारों में 81% चीनी स्मार्टफोन का कब्जा है। चीनी सामान के बहिष्कार का महज नारा देने से ही हम चीन को आर्थिक चुनौती नहीं दे पाएंगे, बल्कि इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि चीन से आने वाले सामानों पर ज़्यादा टैक्स लगाए और भारतीय उद्योगों के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करे। तभी हम चीन को सामरिक और आर्थिक तरीके से चोट पहुंचा पाएंगे। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।